Hello everyone, this is Sana Parveen here. This is lecture number 3 of the chapter Cell the Unit of Life. इसमें हम वापस से 30 MCQs को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो से आप NCERT को अपने बाय हार्ट कर सकते हैं लाइन बाय लाइन, और आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी नीट की प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। तो हम देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन इसमें से क्या नहीं है? ऑप्शन ए, इंटरैक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ऑप्शन बी, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप। ऑप्शन सी, प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। एंड ऑप्शन डी, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू इट। तो इसमें से सेल वॉल का फंक्शन क्या नहीं है? तो सबसे पहले आपको ये पता है कि जो सेल वॉल है ये एक प्लांट सेल में पाई जाती है। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस सेल वॉल हियर। ये जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है ये सेल वॉल है, और इसके अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट दिखाई देगी। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और जो बाहर का स्ट्रक्चर है ये सेल वॉल हो गया। तो हमको जो सवाल है ये सेल वॉल के ऊपर पूछा गया है। सबसे पहला जो ऑप्शन गिवन है दैट इज इंटरैक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। यस, बाहर की तरफ प्रेजेंट है तो बाहर की चीजों से ये सेल वॉल इंटरैक्ट करेगा। यस, दैट इज द फंक्शन। सेकेंड इज कि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप प्रोवाइड कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ ये प्रेजेंट है तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ताकि ये सेल का एक पर्टिकुलर शेप मेंटेन रहे। द थर्ड ऑप्शन इज प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। अगर आप इसमें ऐसा देखते हैं कि जो सेल है इसके अंदर पानी भर जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल द वाटर इज गेटिंग फिल्ड इनसाइड, तो ये क्या होता है ना, ये इसका ये सेल स्वेलअप हो जाता है, और स्वेलअप होने के बाद में थोड़ा सा ये मोटा हो जाता है, ये टर्जिड हो जाता है। ओके, इस तरीके से ये सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड होके स्वेलअप हो जाएगा। ओके, अगर इसमें और पानी एंटर करता है, प्लांट सेल में अगर और पानी एंटर करता है, तो ये जो सेल वॉल है जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है ये सेल को बर्स्ट होने से प्रिवेंट करती है, क्योंकि वो उसको और स्वेलअप होने नहीं देती है। ओके, सो द ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस थ्रू इट। यहाँ से न्यूट्रिएंट एक्सचेंज मतलब ऐसा कुछ मेजर यहाँ पे रोल है नहीं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन takes place through it, which is not the function of the cell wall. Next question, which of the following is the forms of mesosome? मीसोसोम का इसमें से कौन कौन सा फॉर्म होता है? ऑप्शन ए इज वेसिकल, ऑप्शन बी इज ट्यूब्यूल, ऑप्शन सी इज लैमेले, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। ओके, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो मीसोसोम है ये एक्चुअल में क्या होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इसमें जो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम मीसोसोम बोलते हैं। ये जो इन्वेजिनेटेड अंदर स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, मीसोसोम। मीसोसोम क्यों बना, क्योंकि ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी या जो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन थी ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होके इसने ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया था। ओके, तो कभी कभी ये जो इन्वेजिनेशन है ये अलग अलग फॉर्म्स में इन्वेजिनेट हो सकते हैं। कभी ये इस तरीके से इन्वेजिनेट होकर स्ट्रक्चर बनाएंगे, कभी इस तरीके से इन्वेजिनेशन हो जाएगा, कभी कभी इस तरीके से इन्वेजिनेशन हो जाएगा। ओके, तो अलग अलग टाइप के मीसोसोम के स्ट्रक्चर्स बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये जो बना है मीसोसोम का स्ट्रक्चर इसको हम वेसिकल बोलते हैं, ये जो यहाँ पे बना है इसको हम ट्यूब्यूल बोलते हैं, और यहाँ पे ये जो बना है इसको हम लैमिले के नाम से जानते हैं। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ मीसोसोम? ये सारे ही मीसोसोम के फॉर्म्स हैं, ये सारे ही मीसोसोम के फॉर्म्स हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द मीसोसोम? अभी जो हमने मीसोसोम बनाया था उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ ना, मीसोसोम के फंक्शंस को एनलिस्ट कर देती हूँ। मीसोसोम के फंक्शंस को एनलिस्ट हम कर देंगे।
तो जो पहला फंक्शन है मीसोसोम का वो होता है रेस्पिरेशन में, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही पाई जाती हैं, और जो मीसोसोम है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनता है। ओके, क्योंकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देखें, हमारे सेल के अंदर देखें, तो जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एसोसिएटेड होती हैं, लेकिन क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया नहीं जाता है, तो इनके जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही एसोसिएटेड होते हैं। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर मीसोसोम बना रहा है, तो मीसोसोम का जो एक काम हो जाता है वो होता है रेस्पिरेशन। ओके, सेकेंड इज मीसोसोम ऑल्सो हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन में भी मीसोसोम क्या करती है, मदद करती है। थर्ड, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, मीसोसोम और एक और काम करती है, इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर डॉटर सेल्स। ओके, तो ये सारे जो काम है ये किसके काम है, ये मीसोसोम के काम है। तो ऑप्शन ए यस, मीसोसोम सेल वॉल बनाने में मदद करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स में भी मदद करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस, इंक्रीज इन सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक कंटेंट? ये सब किसका काम है, ये सब काम है मीसोसोम का। ओके, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा मीसोसोम। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स द पिगमेंट कंटेनिंग क्रोमैटोफोर आर फाउंड? जो क्रोमैटोफोर पिगमेंट है, क्रोमैटोफोर जो स्ट्रक्चर है, क्रोमैटोफोर जो स्ट्रक्चर है, इन विच ऑर्गेनिज्म द पिगमेंट कंटेनिंग क्रोमैटोफोर्स आर फाउंड? ओके, तो अगर हम एक बैक्टीरिया को ले लेंगे, ये बैक्टीरिया हमारा हो जाता है। अब ये बैक्टीरिया ना इस तरीके से वापस से एक इन्वेजिनेशन बना देगा। ये हमारा बैक्टीरिया है, इसने वापस से क्या बना दी, इन्वेजिनेशन बना दिया। ओके, अंदर की तरफ चीजें चली गई। इसके अंदर कभी कभी ना जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट इसके अंदर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ओके, अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है, क्रोमैटोफोर। ओके, तो ये क्रोमैटोफोर किस में पाया जाएगा, एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गे और अमीबा। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें जो साइनोबैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल के ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऐसी आदत होती है कि वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाए, अंदर की तरफ चली जाए। ओके, तो इसीलिए जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, उनके अंदर हमको क्रोमैटोफोर्स मिलता है ताकि अपना फोटोसिंथेसिस कर सकें। और जो ये इन्वेजिनेशन की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही हमको मिलती है, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि बाकी के जो ऑप्शंस थे ये हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल। बाकी के जो ऑप्शन है ये क्या है, हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, साइनोबैक्टीरिया। A thin filamentous extension of the cell wall required for a bacterial mobility is called as, a thin filamentous extension of the cell wall, अगर ये बैक्टीरिया का सरफेस है, ये बैक्टीरिया है, ये हमारा बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया का ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे से ना एक स्ट्रक्चर बाहर निकल के आता है जो बैक्टीरिया के मूवमेंट में मदद करता है। ओके, ये स्ट्रक्चर, ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये बैक्टीरिया को मूव करने में मदद करेगा, मूवमेंट में, जिसको हम लोकोमोशन जो बोलते हैं, लोकोमोशन में ये मदद करता है, मोटिलिटी में मदद करता है,
इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्लैजेला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैक्टीरिया फ्लैजेलम? अभी मैंने आपको बताया कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के सरफेस पे से एक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकल के आता है जिसका नाम होता है फ्लैजेला। ओके, अब ये जो फ्लैजेला ना, ये अलग अलग पार्ट्स को हम एसोसिएट करके बनाएंगे फ्लैजेला को। तो कैसे ये एसोसिएशन होता है और इसका स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहली बात, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको मैं हाईलाइट करके बना देती हूँ। ये हमारा बैक्टीरिया है। ओके, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बेसल बॉडी। बेसल बॉडी। अब इस बेसल बॉडी में से निकलता है एक बाहर की तरफ हुक। एक बाहर की तरफ निकलता है हुक। बेसल बॉडी हो गया, हुक हो गया। अब इस हुक में से अब इस हुक में से एक और बाहर की तरफ स्ट्रक्चर निकल के जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। जिसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फ्लैजेला। ओके, या मतलब फ्लैजेला इसको हम नहीं बोलेंगे, इसको हम बोले फिलामेंट, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर को हम फ्लैजेला बोलेंगे ना, तो इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया फिलामेंट। ओके, और ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर बन के निकला है इसका नाम है फ्लैजेला। तो इसमें से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो फ्लैजेला का पार्ट नहीं है? तो ये तीनों भी फ्लैजेला के पार्ट है, तो आंसर होगा नन। आंसर होगा none of these because everything is the part of flagella. Next question. Of all the parts of flagella, which part is the longest? So सबसे लंबा वाला पार्ट कौन सा था? ये बैक्टीरिया हो गया था। बैक्टीरिया के यहाँ से बेसल बॉडी निकल रही थी, बेसल बॉडी। इसके बाद यहाँ से हुक निकला था, हुक। इसके बाद यहाँ से निकल रहा था हमारा फिलामेंट। तो इसमें से सबसे जो लंबा पार्ट है, वो सबसे लंबा कौन सा पार्ट है? सबसे लंबा पार्ट है फिलामेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया डज नॉट टेक पार्ट इन मोटिलिटी? कौन सा इसमें से ऐसा पार्ट है जो मूवमेंट में मदद नहीं करता है? मूवमेंट में मदद नहीं करता है। तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का फ्लैजेला मूवमेंट में मदद करेगा। जो पिलाय है ना, पिलाय का क्या फंक्शन है मैं आपको बताती हूँ। पिलाय का ये फंक्शन है कि एक बैक्टीरिया है, इस एक बैक्टीरिया को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है पिलाय। ये पिलाय की मदद से दूसरे बैक्टीरिया से ये क्या हो जाता है? एसोसिएट हो जाता है, और ऐसा बोला जाता है कि इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल इस तरीके से होता है। ओके, तो ये तो ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर के लिए हम पिलाय यूज कर रहे हैं। जो फिम्ब्रिय होता है, फिम्ब्रिय, फिम्ब्रिय जैसे कि एक ये कोई सरफेस है, ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ना बैक्टीरिया को चिपकना है, तो वो किसकी मदद लेगा? वो मदद लेगा फिम्ब्रिय की। फिम्ब्रिय, तो जो फिम्ब्रिय का काम है वो क्या है? वो तो है अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम, अटैचमेंट के काम आ रहा है। विलाय है, ये ट्रांसफर ऑफ मटेरियल के काम आ रहा है। तो मोटिलिटी के लिए काम सिर्फ क्या आ रहा है? मोटिलिटी के लिए काम सिर्फ फ्लैजेला आ रहा है। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मोटिलिटी के काम नहीं आ रहे हैं? विलाय एंड फिम्ब्रिय। आंसर इज गोना बी ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, which of the following elongated tubular structure made up of special protein on the surface of the bacterial cell? तो ऐसा बैक्टीरियल सेल के सरफेस के ऊपर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो ट्यूब के जैसा दिखाई देता है? ट्यूब के जैसा दिखाई देता है। तो ट्यूब के जैसा अभी हमने देखा क्या था? पिलाय था, और ये स्पेशल प्रोटीन से बना होता है जिसका नाम है पिलिन प्रोटीन। पिलिन प्रोटीन। आंसर इज गोना बी पिलाय। नेक्स्ट, what is the small bristle-like structures of or fibers sprouting out of the cell? ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को जब सबस्ट्रेट से चिपकना होता है तो बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर से कुछ फाइबर्स के जैसे स्ट्रक्चर्स बाहर निकल के आते हैं, और इन फाइबर्स के जैसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लैजेला, फिम्ब्रिय, पिलाय और ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा
Fimbriae. Okay, you are supposed to pause the video and you are supposed to try to answer the questions. In prokaryotes, the ribosomes are associated with which structure of the cell? ये हमारा हो गया बैक्टीरियल सेल, ये हमारा बैक्टीरियल सेल हो जाता है। अब ये जो बैक्टीरियल सेल है ना, इसके अंदर जो राइबोसोम है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जो राइबोसोम है वो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं। इसके बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से राइबोसोम एसोसिएटेड है। राइबोसोम एसोसिएटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज द साइज ऑफ द राइबोसोम? फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल डेटा है, आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि जो राइबोसोम का साइज है ये कितना होता है। ओके, तो आंसर देख लेते हैं हम। आंसर इज 15 to 20 nanometers is the size of the ribosome. In 70s prokaryotic ribosome, what are the subunits present in them? यहाँ पे हमको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में हमसे बात की गई है। तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है ना, ये 70s टाइप का राइबोसोम होता है। राइबोसोम के अंदर एक होता है लार्ज सब यूनिट और एक होता है स्मॉल सब यूनिट। जो लार्ज सब यूनिट है ये होता है 50s का होता है और जो स्मॉल सब यूनिट है ये 30s का होता है। आपको ये वैल्यूज को ऐड नहीं करना है क्योंकि ये हमारे क्या है, ये वैल्यूज हमारे सेडिमेंटेशन कोइफिशिएंट्स हैं। आपको ये वैल्यूज को ऐड नहीं करना है। ओके, आंसर इज गोइंग टू बी 50s एंड 30s। ओके, इसी तरीके से अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम को देख लें, यूकैरियोटिक राइबोसोम को अगर हम देखें तो जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है ये 80s टाइप का होता है। इसमें भी एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल सब यूनिट होती है। लार्ज सब यूनिट 60s की होती है और स्मॉल सब यूनिट 40s की होती है। ओके, अ पॉलीसोम इज चेन्ड स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑर्गेनेल? क्या होता है ना कि जो लाइसोसोम, मेसोसोम, राइबोसोम और ऑल ऑफ दीज, यू सपोज टू पॉज द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन। जो पॉलीसोम है इसका दूसरा नाम है पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम। अब हम सबको ये तो पता है कि जो राइबोसोम है ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में इनका रोल होता है। यस, ओके। और जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके लिए हमको एमआरएनए की जरूरत पड़ती है। एमआरएनए के ऊपर मैसेज होता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है और जो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है वो कौन है? वो है राइबोसोम। वो है राइबोसोम। ओके, ऊपर मैंने बनाया है स्मॉल सब यूनिट, नीचे मैंने बनाया फॉर एग्जांपल लार्ज सब यूनिट। ओके, अब ये पूरा राइबोसोम को पढ़ के प्रोटीन बनाना है, यस और नो? तो अगर एक ही राइबोसोम काम करेगा तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब बहुत बड़ा सा एमआरएनए होता है, इसको रीड करवाना है हमको जल्दी से, तो हम क्या कर देंगे, हम बहुत सारे राइबोसोम को एमआरएनए रीड करवाएंगे। बहुत सारे राइबोसोम से हम एमआरएनए को रीड करवाएंगे। तो जब ये बहुत सारे राइबोसोम्स एमआरएनए के ऊपर आके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम। ओके, जैसे कि आप ये एग्जांपल कंसिडर करते हो कि एक इंसान जब काम करेगा तो टाइम लगेगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स काम करेंगे तो वही काम जल्दी से हो जाएगा। तो उसी के लिए पॉलीसोम किसका चेन्ड स्ट्रक्चर है? ये राइबोसोम का चेन्ड स्ट्रक्चर है। ओके, बहुत सारे राइबोसोम्स मिलके एमआरएनए पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन अ पॉलीराइबोसोम द राइबोसोम इज अटैच्ड टू विच आरएनए? अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा आरएनए है, वह एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए है। क्योंकि मैसेंजर आरएनए के पास मैसेज है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन बनाने के लिए कौन आएगा? राइबोसोम आएगा, मैसेज को पढ़ेगा और उस तरीके का प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा। ओके, टीआरएनए का फंक्शन क्या है? टीआरएनए का फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड्स।
ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड्स, अगर आपको प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक भी तो हमारे पास होना चाहिए, तो अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है टीआरएनए, और जो आरआरएनए है इसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, जो कि राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in what form the reserved material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm? जैसे कि एक बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ रिजर्व मटेरियल स्टोर होता है। रिजर्व मटेरियल वो स्टोर करके रखता है, अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा टाइम आ जाए कि उसको खाना ना मिले, तो जब खाना एक्सेस होता है या जब सब्सटेंसेस उसके पास ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या कर लेता है ना, उस मटेरियल को रिजर्व करके अपने स्ट्रक्चर्स के अंदर रख लेता है। तो इससे कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज, ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्लूजन बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, inclusion bodies, actually this one, not ribosome, inclusion bodies. Which of the following are not inclusion bodies? अब इसमें से inclusion bodies कौन से नहीं है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि एक inclusion body नहीं होता है? ओके, सो लेट अस लुक एट दिस नाउ। सबसे पहले, अच्छा, हम इंक्लूजन बॉडीज के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो सबसे पहली बात ये है कि जो ये इंक्लूजन बॉडीज हैं, ये इसको हम साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म में पाई जाती है और ये क्या करती है ना, ये स्टोरेज में मदद करती है, या ये फूड को रिजर्व करा के रखती है। ओके, तो क्या होता है ना कि कुछ कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल भी हम स्टोर करके रख सकते हैं और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी हम स्टोर करके रखवा सकते हैं बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर। तो कभी कभी ना वो क्या कर लेता है, गैस को स्टोर कर लेता है गैस वैक्यूल के फॉर्म में। क्यों गैस वैक्यूल के फॉर्म में? क्योंकि जैसे कोई बैक्टीरिया है, इसके इंक्लूजन बॉडी में ना गैस स्टोर्ड है, तो ये क्या कर सकता है ना, गैस अगर इसके बॉडी में स्टोर्ड है तो यहाँ पे ना ये मतलब पानी के ऊपर स्विम कर सकता है बैक्टीरिया, ताकि उसको जो यूजुअली जो ग्रीन बैक्टीरियाज होते हैं ना, जिसमें क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको फोटोसिंथेसिस कराना है तो इनको तो ऊपर आना पड़ेगा ना, ताकि इनको सनलाइट मिल सके। इनको तो ऊपर आना पड़ेगा ताकि इनको सनलाइट मिल सके। ओके, तो गैस वैक्यूल क्या कराते हैं, इनको फ्लोट कराते हैं, इनको बायोन्सी मेंटेन कराते हैं ताकि ये फ्लोट कर सके। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ गैस वैक्यूल विच इज एन इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी। देन ऑर्गेनिक में ये क्या स्टोर कर सकता है, फैट स्टोरेज कर सकता है, फैट स्टोरेज कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल पीएचपी ग्रैन्यूल्स। पीएचपी ग्रैन्यूल्स, पीएचपी का फुल फॉर्म क्या है, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ग्रैन्यूल। ओके, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ग्रैन्यूल। ओके, और इसके पास क्या हो सकता है, ये फैट स्टोर कर रहा है इसके अंदर, फैट स्टोरेज के लिए है ये। देन ग्लाइकोजन को भी हम स्टोर कर सकते हैं। देन हम स्टार्च को स्टोर कर सकते हैं, स्टार्च को स्टोर हम कर सकते हैं किसके अंदर, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स के अंदर, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स के अंदर। ओके, तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल भी है हमारे पास, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स भी हमारे पास है। तो इसमें ना एक ये जो हम एक और चीज मेंशन कर सकते हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। ओके, तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स है हमारे पास, साइनोफाइसिन है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स है, ग्लूकोज ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ग्लूकोज ग्रैन्यूल्स। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा कि जो गैस वैक्यूल्स है ये कौन से वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि ये दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकैरियोट्स के बारे में गिवन है, और ऐसे प्रोकैरियोट्स जो फोटोसिंथेटिक इन नेचर है,
फोटोसिंथेटिक, ये अपना खाना खुद बनाने, ऑटोट्रोफिक को हम बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल हम, ओके। तो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको सनलाइट चाहिए, ये स्विम कर सके और इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगी। इस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को यूज करके, गैस वैक्यूल की मदद से स्विम करके ये अपना खाना खुद बनाते हैं। वो गैस वैक्यूल किस किस में पाया जाएगा? ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जाएगा, यस। पर्पल बैक्टीरिया में पाया जाएगा, यस। देन ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाएगा, यस। आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, which of the following does not belong to यूकेरियोट? यूकेरियोट में क्या नहीं होगा? प्रोटिस्ट, फंजाई, बैक्टीरिया, ऑल ऑफ दीज। तो जो बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्ट्स यूकैरियोटिक है, फंजाई यूकैरियोटिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। In eukaryotic cell, there is an extensive compartment why there is extensive compartmentalization of the cytoplasm? जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये सेल में ना बहुत सारे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये कंपार्टमेंट्स क्यों प्रेजेंट हैं? क्योंकि इसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स है, लाइसोसोम्स हैं। इतने सारे अलग अलग ग्रैन्यूल्स, मतलब इतने सारे अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होने की वजह से इसमें इतने कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी ऑर्गेनल्स। हाँ, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनल्स तो है, लेकिन ये जो ऑर्गेनल्स है ये क्या है? ये मेम्ब्रेन है ना ये ऑर्गेनल्स के पास, इसीलिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स। ये ऑर्गेनल्स तो है बहुत सारे, लेकिन इसके पास मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, इसलिए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। The chemical studies on cell membrane, which was deduced to its possible structure, was mostly done on which cell? तो हमने सेल मेम्ब्रेन स्टडी किया, हमको पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड से बनती है, फॉस्फोलिपिड से बनती है। इसमें अलग अलग जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये किस तरीके से ओरिएंट होते हैं? जो पोलर हेड्स है वो बाहर होते हैं, जो नॉन पोलर टेल है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, देन कुछ शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, देन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब जो हमको डेटा मिला है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ये कौन से सेल के ऊपर काम करके हमको इतना सारा डेटा मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा, हमने काम किया था ह्यूमन के आरबीसी के ऊपर, ह्यूमन के आरबीसी के ऊपर। या आप एनसीईआरटी में से भी रीड कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में आरबीसी के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स को हमने लिया था, उसको स्टडी किया था और हमको फिर पता चला था कि सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन क्या क्या होती है। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द लिपिड्स विच हैव देयर पोलर हेड्स फेसिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है तो उसमें ना फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स है ना, उसमें एक होता है हेड पार्ट और एक होता है टेल पार्ट, हेड एंड टेल, ओके। तो जो हेड पार्ट होता है ना ये पोलर होता है और टेल पार्ट होता है ना ये नॉन पोलर होता है। तो जो हेड है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? आउट साइड पे प्रेजेंट है, और जो नॉन पोलर टेल है ये इन साइड पे प्रेजेंट है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे ही सेम अरेंजमेंट होता है। तो जो हेड है ये बाहर है और जो टेल है ये अंदर की तरफ प्रेजेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द लिपिड्स हैव देयर पोलर हेड फेसिंग on the outer side of the cell membrane. The lipid composition of plasma membrane will be mainly constituted of glycolipids, glycogen, phosphoglycerides, or all of these. तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया फॉस्फोलिपिड्स के बारे में, फॉस्फोलिपिड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी, आंसर हो जाएगा हमारा फॉस्फोग्लिसराइड्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ABCD इन दिस फिगर। ABCD आपने आइडेंटिफाई करना है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, ओके। So when we look at the question, we see that the correct option here is option A, क्योंकि जो A है ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है, ओके। जो B है ये हमारा
प्रोटीन है, बी हमारा प्रोटीन है, सी जो है हमारा वो शुगर है, और डी जो हमारा है वो कोलेस्ट्रॉल है। डी जो है वो कोलेस्ट्रॉल है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। Which of the following is not the component of plasma membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या क्या कंपोनेंट नहीं है? तो अगर ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ किया हुआ है, इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। इसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सब्सटेंसेस को अंदर बाहर मूवमेंट में मदद करते हैं। देन इसके ऊपर शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, शुगर्स प्रेजेंट होते हैं जो एंटीजन के जैसे काम करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये क्या है, ये सारे ही पार्ट्स हैं। तो ऐसा इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट्स हैं। What is the percentage of protein and lipid in the RBC membrane respectively? अब मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर चीजों को स्टडी किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने स्टडी किया था, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी हमने की गई थी आरबीसी के ऊपर। तो जब हमने आरबीसी पढ़ा, आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, इसमें से हमको ये पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी प्रेजेंट है और लिपिड भी प्रेजेंट है। तो कितना परसेंटेज लिपिड और कितना परसेंटेज प्रोटीन आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा प्रोटीन आरबीसी के मेम्ब्रेन में 52% होता है और लिपिड आरबीसी के मेम्ब्रेन में 40% होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। Which of the following membrane proteins lie on the surface of the cell? सेल के सरफेस पे कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं? जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसमें कुछ प्रोटीन्स है जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। और कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन, ये बाहर की तरफ प्रोटीन है, तो बाहर जो प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे पेरीफेरल प्रोटीन। क्या बोलेंगे हम? पेरीफेरल प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ द सेल? सरफेस ऑफ द सेल कौन लाई करता है? पेरीफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। Which of the following membrane proteins are partially or totally buried in the cell membrane? partially buried या totally buried कौन से वाले प्रोटीन्स होते हैं? ओके, तो अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना कभी कभी जो प्रोटीन्स है वो कंप्लीटली अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। लेकिन कभी कभी यही प्रोटीन एकदम कंप्लीटली अंदर की तरफ प्रेजेंट नहीं होते, इस तरीके से भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसको भी हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे। ओके, और अगर कंप्लीटली बाहर की तरफ प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोल देंगे? पेरीफेरल प्रोटीन। ओके, तो सवाल में हमको ये पूछा है कि ऐसे प्रोटीन जो कि या तो पार्शली या टोटली सेल मेम्ब्रेन के अंदर बरीड हैं, इसको हम बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो हमने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर काम किया, हमने आरबीसी के मदद से हमने सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया। सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने के बाद एक हमने मॉडल दिया, ये मॉडल दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। सिंगर एंड निकोलसन ने मॉडल का नाम रखा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, इसको कौन से साल में दिया गया था? ओके, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इन द ईयर 1972। यू हैव टू रिमेम्बर द इयर्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 3 ऑफ द चैप्टर सेल। और भी हम वीडियोस आके जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। नाउ आई होप यू हैव गॉट सम आइडिया कि आपकी नीट की प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब टू द channel for more of such relevant content for your NEET preparation. Okay, so we'll see you in the next video. Bye bye everybody, take care.